हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ 2025 में ही रिलीज हुई एक अमेरिकन हॉरर कॉमेडी फिल्म की, जिसका नाम है द पेरेंटिंग। इसमें हमें ज़ॉम्बी और डीमन सभी कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन एक कॉमेडी के तौर पर। तो गाइस, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत होती है साल 1983 में। एक बड़े से गांव वाला घर है और वहाँ पर डोना नाम की एक औरत अपने 2 बच्चों एली और जेमी के साथ रहती है। डोना एक सिंगल मदर है। डोना अपने कमरे में बैठी होती है और उस समय के एक मशहूर टीवी शो की आखिरी एपिसोड देख रही होती है। घर में पुराने जमाने वाली 80s की फीलिंग है। डोना एली के कमरे का दरवाजा खटखटाती है और उसे डिनर के लिए नीचे आने को कहती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। फिर वो अपने बेटे जेमी के पास जाती है कि शायद वो मदद करे, लेकिन जेमी बहुत बदतमीजी से उसे टाल देता है। उसी वक्त जब डोना उससे रिक्वेस्ट कर रही होती है तो कोई अनजान शक्ति उसे अचानक से बेसमेंट की तरफ खींच ले जाती है। डोना की चीखें पूरे घर में गूंज जाती हैं। जेमी घबरा जाता है और अपनी माँ को ढूंढते हुए बेसमेंट में जाता है, जहाँ उसे डोना की लाश और वो रहस्यमयी शक्ति दिखती है। वो चिल्लाता है एली, लेकिन इससे पहले कि वो भाग सके, वो अनजान शक्ति जेमी को भी मार देती है। अब एली अपने कमरे से बाहर आती है। वो डर से कांप रही थी। तभी दीवारों का वॉलपेपर अपने आप उखड़ने और गिरने लगता है। पीछे से एक आवाज आती है, जैसे कोई पूछ रहा हो कि वो क्या देख रही है। एली डर के मारे फिर से अपने कमरे में भागती है, लेकिन कमरा अंदर से बंद हो चुका होता है। फिर उसकी आखिरी चीख सुनाई देती है और घर में सन्नाटा छा जाता है। अब कहानी सीधे आज के टाइम पे पहुँचती है। यहाँ पर एक गे कपल रोहन और जॉश इस पुराने घर में आते हैं। उनके साथ उनका डॉग कैटी भी होता है। वो दोनों बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि पहली बार वो अपने अपने मॉम डैड से मिलवाने वाले हैं। अब ये घर पूरा रेनोवेट होकर एक एयरबीएनबी स्टाइल किराए का घर बन चुका है। इसका मैनेजमेंट एक औरत ब्रेंडा करती है, जो असली मालिकों की तरह से देख रेख करती है। रोहन और जोश उसके पहले मेहमान हैं। ब्रेंडा झूठ बोलती है कि इस घर में पहले आग लगने की वजह से मौतें हुई थी, लेकिन सच्चाई नहीं बताती। वो उन्हें घर दिखाती है और उनको कीज देती है, एक इमरजेंसी नंबर देती है और एक अजीब सा वाईफाई पासवर्ड, इकोस सन टीबी एंड्रियोस। ब्रेंडा की जाते ही रोहन और जॉश रोमांटिक मूड में होते हैं और जल्दी से थोड़ा हुकअप करने का सोचते हैं, लेकिन तभी रोहन का फोन बजता है। कॉल उनकी दोस्त सारा का होता है। सारा उसे वार्निंग देती है कि वो बिना सोचे समझे जॉश को प्रपोज ना करे, वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है। इस बात को लेकर रोहन और सारा के बीच में थोड़ी सी बहस भी हो जाती है। इसी बीच जोश और रोहन ब्रेंडा को झाड़ियों के बीच में कुछ अजीब करते हुए देखते हैं। वो एक बड़ा सा ट्रंक लेकर कहीं जा रही होती है और पूछने पर वो कहती है कि वो घर के आसपास की जमीन नाप रही है, क्योंकि आगे कंस्ट्रक्शन होगा, लेकिन उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती। फिर सारा गलती से जोश को एक मैसेज भेज देती है, जिसमें वो रोहन को प्रपोज करने से मना कर रही होती है। इससे प्रपोजल का सरप्राइज खराब हो जाता है, लेकिन जोश को जब पता चलता है कि रोहन उसे प्रपोज करने वाला है तो वो बहुत खुश होता है और एक्साइटेड भी। फिर रोहन के अडॉप्टिव माता पिता फ्रैंक और शेरन घर पहुंचते हैं। वो जोश से मिलते हैं और सभी लोग घर में रुकने लगते हैं, लेकिन रोहन अंदर से थोड़ा नर्वस होता है कि उसके मॉम डैड इन सब चीजों को कैसे लेंगे। वो फ्रैंक से झूठ बोलता है कि जोश एरी नाम की जगह पर काम करता है और थोड़ा बहुत सॉन्ग राइटिंग भी करता है। कुछ देर बाद जोश के मॉम डैड लिटी और क्लिफ भी आ जाते हैं। उनके साथ उनके 3 डॉग्स भी होते हैं, फ्रिक, फ्रैक और एफ बॉम्ब। लिटी और क्लिफ काफी लाइवली और फनी नेचर के हैं, बिल्कुल अपोजिट फ्रैंक और शेरन के, जो थोड़े सीरियस और काम टाइप के होते हैं। इसी सीन के बीच एक शॉर्ट ग्लिम्स मिलता है एक छोटा सा मॉडल हाउस का, जो एक क्लास 4 के अंदर बंद होता है और कोई इनविजिबल हैंड उसे जोर से हिलाता है। बाहर का वेदर भी सडनली वियर्ड हो जाता है। स्नो गिरने लगती है, जबकि उस सीजन में स्नो एक्सपेक्टेड नहीं थी। अंदर शेरन और लिटी बात करते हैं। लिटी बताती है कि क्लिफ एक हाई स्कूल में मैथ टीचर है और वो वहाँ रिसेप्शनिस्ट थी। वहीं दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। शेरन बताती है कि वो एक रिटायर्ड साइकोलॉजिस्ट है और फ्रैंक एक आर्किटेक्ट। बातचीत के दौरान लिटी कैजुअली बोल देती है कि जोश की जॉब मई में चली गई थी और उसके बाद रोहन ने उसका काफी सपोर्ट किया। ये सुन
सुनकर रोहन और जोश दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने शेरॉन से जोश की जॉब के बारे में झूठ बोला था। जोश सच एक्सेप्ट करता है और शेरॉन से माफी मांगता है। उसके बाद वो बताता है कि वो फुल टाइम सॉन्ग राइटर है। शेरॉन को इम्प्रेस करने के लिए जोश एक सॉन्ग गाता है, लेकिन वो गाना थोड़ा ऑकवर्ड और क्रिंज बन जाता है। जोश अपसेट फील करता है और अपनी फ्रेंड सारा को मैसेज करता है अपने लो मूड के बारे में। फिर जोश रोहन के मना करने के बावजूद काफी सारे स्लीपिंग गमीज खा लेता है। इसका इफेक्ट डिनर टाइम पर होता है। वो पूरा नशीली हालत में होता है। डिनर के दौरान सबको इम्प्रेस करने के लिए जोश एलेक्सा से म्यूजिक प्ले करने को कहता है, लेकिन वाईफाई डेड होता है। फिर भी जोश हार नहीं मानता और वो खुद गाना गाने लगता है। सरप्राइजिंगली फ्रैंक को जोश का गाना पसंद आता है और वो भी उसके साथ गाने लगता है। धीरे धीरे सब लोग एंजॉय करने लगते हैं और डिनर टाइम फन बन जाता है। इसी बीच जोश को अपनी जीन्स की पॉकेट में वाईफाई का स्लिप मिलता है। जैसे ही वो उस पासवर्ड को पढ़ता है, टेबल के नीचे से एक गंदा सा हाथ उसकी टांग पकड़ लेता है। जोश शॉक में उछल जाता है जैसे उसे 420 वॉट का कोई करंट लग गया हो। उसके कमीज भी फ्लोर पर गिर जाते हैं। ये सब देख के रोहन इरिटेट हो जाता है। रात में सब अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। शेरॉन क्लियरली अनइम्प्रेस्ड होती है। फ्रैंक को जोश और रोहन के रिलेशन से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, उसे वाईफाई की दिक्कत ज्यादा चुभ रही होती है। रोहन टेंशन में होता है क्योंकि उसका परफेक्ट पेरेंट्स मीटअप टोटल डिजास्टर बन गया होता है। अचानक घर के अंदर लाउड बैंकिंग साउंड्स आते हैं। शेरॉन और फ्रैंक सोच रहे होते हैं कि लिटी और क्लिफ कुछ इंटीमेट कर रहे हैं और लिटी और क्लिफ को लगता है कि शेरॉन और फ्रैंक वैसा कर रहे हैं, लेकिन असलियत ये होती है कि एक ज़ॉम्बी टाइप वुमेन घर के अंदर अपना सिर दीवार पे मार रही होती है। थोड़ी देर के लिए शो रुकता है, फिर दोबारा से वही आवाज आती है। उसी रात सारा बिना बताए घर आ जाती है। वो डोरबेल बजाकर एंटर करती है और उनकी हेल्प के लिए काउच पर क्रैश कर जाती है। फिर उसकी नजर वाईफाई पासवर्ड पे पड़ती है और उसे लगता है कि ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा है। वो उसका मतलब ट्रांसलेट करती है, जो कि होता है आई गिव यू माई सेल्फ एड्रेस। अब रात को फ्रैंक नींद नहीं ले पाता। वो वाईफाई का पासवर्ड ट्राई करता रहता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन डालता है, लेकिन कुछ काम नहीं करता। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम बुला रही होती है। फ्रैंक उस आवाज के पीछे बेसमेंट तक चला जाता है और वहाँ उसे एक डिमोनिक फिगर दिखाई देता है, लेकिन फ्रैंक पैनिक करने की बजाय वाईफाई पासवर्ड बोल देता है। अगली सुबह सारा सबसे पहले ब्रेकफास्ट के टाइम सबको मिलने आती है। जोश कैजुअली एक नाइफ मांगता है। फ्रैंक बिना कुछ सोचे एक बड़ा बचर नाइफ उठाता है और जोश की रिस्ट काट देता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। जोश चिल्लाता है, सब फ्रीक आउट कर जाते हैं। फ्रैंक खुद भी कंफ्यूज होता है कि उसने ये क्या कर दिया। शेरॉन गुस्से में उससे एक्सप्लेनेशन मांगती है, लेकिन फ्रैंक और कंट्रोल लॉस कर देता है और जोश के शोल्डर पर फिर से एक और कट मार देता है, जैसे वो कोई बात प्रूव कर रहा हो। जोश दर्द से चिल्लाता है। डॉग्स, फ्रीक, फ्रैक और एफ बॉम्ब जोर जोर से भौंकने लगते हैं। रोहन भी गुस्से में चिल्लाता है। फ्रैंक गुस्से में डॉग पे चिल्लाता है तो यहाँ शांति हो जाती है। उस चिल्लाने से एक हैवी कैबिनेट हिलता है और गिर जाता है। एक डॉग उसके नीचे आ जाता है और मर जाता है। शेरॉन ये सब देखकर फ्रैंक को खींच के बेडरूम में ले जाती है। बाकी सब लोग इस हॉरर सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हैं। रोहन जोश को संभालता है। सारा हॉस्पिटल कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल ही नहीं होता। सब बिल्कुल आइसोलेट हो गया था। थोड़ी देर बाद फ्रैंक पूरी नेक्ड हालत में आ जाता है। वो जोश को गालियां देने लगता है, वियर्ड बातें करता है और फिर अचानक इतना ज्यादा वॉमिट करता है जैसे पूरा डिनर निकाल दिया हो। डॉग एफ बॉम्ब उस वॉमिट को चाटने लगता है। लिटी ये सब देखकर बहुत फ्रस्ट्रेट होती है और उसे दूर भगाती है। तभी डॉग की आंखों में रेड लाइट चमकती है। क्लियरली कुछ डिमोनिक सा हो रहा होता है। अब सबको लगता है कि फ्रैंक पॉजेस्ड है। इस बीच सारा जोश के हाथ का कट स्टिच कर रही होती है। जोश और रोहन के बीच टेंशन बढ़ जाती है। दोनों झगड़ते हैं। रोहन गुस्से में बाहर चला जाता है। यहाँ पूरा एरिया स्नो से ढका होता है। कार्स तक छुपी होती हैं। गुस्से में रोहन जोश के लिए लिया हुआ प्रपोजल रिंग स्नो में फेंक देता है। अंदर फ्रैंक और वर्स कंडीशन में होता है। उसके अंदर की एंटिटी कहती है कि मैं धीरे धीरे तुझे ले रहा हूँ, तू ऑलरेडी मर चुका है।
अब रेजिस्टेंस का कोई फायदा नहीं। फ्रैंक उस भूत से फाइट करता है लेकिन वो एनर्जी उस पर हावी हो रही होती है। थोड़ी देर बाद रोहन जोश से बात करने की कोशिश करता है, पैचअप करना चाहता है, लेकिन जोश इतना हर्ट होता है कि कुछ सुनता ही नहीं। तभी एक ज़ॉम्बी वुमेन फिर से दिख जाती है। जोश और रोहन दोनों उसे देखकर डर जाते हैं। ज़ॉम्बी वुमेन पीछे की तरफ क्रॉल करती है और अचानक जोश का हाथ पकड़ लेती है। जोश चीख उठता है और रोहन भी चिल्लाता है। उस मोमेंट पे लिटी दौड़ के आती है और लाइट्स ऑन करती है, जिससे ज़ॉम्बी वैनिश हो जाती है। दूसरी तरफ सारा बेसमेंट में शॉल ढूंढ रही होती है। तब उसे एक पुराना बॉक्स मिलता है जिसमें डोना की फैमिली के ओल्ड फोटोज होते हैं। तभी एक टीनेज ज़ॉम्बी उस पे जंप करने लगती है। सारा डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। सब अब रियलाइज करते हैं कि ये घर सच में हॉन्टेड है और कुछ सीरियसली गलत हो रहा है। सारा सबको वो बॉक्स दिखाती है जिसमें एक डिमोनोलॉजी की बुक भी होती है। उस बुक के फर्स्ट पेज पे एली के नाम का एक नोट लिखा होता है, जिसमें लिखा होता है पेज 85 पर इसका सोल्यूशन दिया गया है। शैरोन पेज 85 पढ़ के बताती है, ये एंड्रेस के बारे में है, एक ऐसा शैतान जो स्ट्रॉम का मास्टर है। उसका चेहरा राविन यानी कि काले कौवे जैसा होता है और बॉडी एक आदमी जैसी। उसे हमारे वर्ल्ड में आने के लिए एक ह्यूमन होस्ट चाहिए होता है और उसे सिर्फ एक प्रोटेक्टिव सर्कल में ही ट्रैप किया जा सकता है। अब क्लिफ नोटिस करता है कि पूरे घर के आसपास एक सर्कल बना हुआ है। उसे ये सब काफी अजीब लगता है। जोश तो फुल पैनिक में होता है। उसे पूरा यकीन है कि फ्रैंक पोजेस्ड हो चुका है और उसे किसी तरीके से कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन शैरोन उसकी बात पे गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि ये सब कुछ नॉनसेंस है। उसका जोश के साथ जोर से झगड़ा होता है और फिर वो नूडल्स लेकर गुस्से में रूम से निकल जाती है। फ्रैंक अपने रूम में बात ले रहा होता है तो शैरोन उसका वेट करते करते सो जाती है। नींद में शैरोन को एक सपना आता है जिसमें फ्रैंक उसे प्यार से कहता है कि मैं तुमसे और रोहन से बहुत प्यार करता हूँ, और फिर उस सपने में पोलाइटली कहता है प्लीज मुझे मार दो। शैरोन शॉक में उठ जाती है। वो देखती है कि नूडल्स का बाउल खाली हो गया है और दीवार पर एक अजीब मैसेज लिखा होता है। डर के मारे वो फ्रैंक को ढूंढने लगती है। तभी फ्रैंक की बॉडी हवा में फ्लोट करती है और उसका चेहरा अजीब, क्रीपी और फनी लगता है। शैरोन शॉक में पीछे हट रही होती है, लेकिन फ्रैंक उसका गला पकड़ लेता है और उसे हवा में चोक करने लगता है। सारा और जोश ये सब डर के मारे आंखों के सामने देख रहे होते हैं। जोश बिना सोचे फ्रैंक पे जंप मार देता है और उसकी बैग पे जोर से पंच मार देता है। इस इम्पैक्ट से शैरोन नीचे गिर जाती है, लेकिन फ्रैंक पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसका चेहरा फुल 180 डिग्री घूम जाता है। अब वो सीधा जोश, रोहन और सारा की तरफ देख रहा होता है। यही मोमेंट था जब सबको क्लियरली समझ आ गया था कि फ्रैंक सच में पोजेस्ड है। फिर शैरोन डरने के बजाय आंखों में अजीब सा विश्वास दिखाती है, जैसे उसे सब समझ आ गया हो। तभी फ्रैंक जोर जोर से हंसने लगता है बिना किसी रीजन के। जोश फिर एक और पंच मार देता है, इस बार सीधा उसके फेस पे। फ्रैंक जोश के ऊपर पूरी उल्टी कर देता है, इतनी ज्यादा कि देखने में डिस्गस्टिंग लगती है, लेकिन थोड़ा फनी भी होता है। शैरोन जोश को थैंक्स बोलती है कि उसने उसे बचाया और फिर उसका क्लीन अप करती है। जोश ठीक था क्योंकि उसने अपना मुंह बंद रखा था। सब मिलकर फ्रैंक के रूम को बंद कर देते हैं। रोहन फाइनली ब्रेंडा की इमरजेंसी नंबर पे कॉल करता है और फिर वहाँ से सिग्नल आ जाता है। फिर रोहन लिटी और क्लिफ से माफी मांगता है। वो कहता है कि उसने जो सोचा था एक स्वीट फैमिली मूवमेंट बनेगा, वो पूरी तरह से डिजास्टर बन गया। क्लिफ उसे समझाता है। बाद में क्लिफ जोश को उसका गन वापस देता है जो उसके भाई ने फोर्स से उसके पास दिया था। शैरोन और लिटी आपस में फ्रेंडली बातें कर रही होती हैं, जैसे पुरानी फ्रेंड्स हो। शैरोन जोश पे चिल्लाने के लिए सॉरी बोलती है और मानती है कि उसकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से रोहन इंट्रोवर्ट बन गया। तभी एफ पॉम डॉग अचानक से लिटी पे अटैक करता है, उसके रिस्ट को काट लेता है। शैरोन तुरंत हैमर से उस डॉग पे मार देती है। क्लिफ भी उसको जोर से मार कर लिटी को बचाता है। उसी मोमेंट शैरोन को एक लाइट का बीम दिखाई देता है घर के आउटर एज पे, तो जोश और रोहन चेक करने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ उन्हें ब्रेंडा मिलती है जो उन्हें फ्रेंडली ग्रीटिंग देती है। उसके हाथ में वो छोटा सा मॉडल मेंशन होता है जो पहले दिखाया गया था।
तब पता चलता है कि ये मॉडल मेंशन उसी का है। फिर ब्रेंडा सच बताती है 80s में वो एली की फ्रेंड थी। ब्रेंडा के पेरेंट्स ब्लैक मैजिक में इंटरेस्टेड थे और डोना को ये पसंद नहीं था। डोना नहीं चाहती थी कि एली उसके साथ टाइम स्पेंड करे, लेकिन फिर भी उनकी टीनेज मस्ती में एक दिन ब्रेंडा अपने घर से वो डिमोनोलॉजी बुक लेकर आई। उसने और एली ने प्रोटेक्टिव सर्कल बनाया चिकन ब्लड से और मजाक मजाक में उस बुक को ट्राई किया। शॉकिंगली एंड्रेस नाम का एक डीमन उनके सामने आया और उस वक्त वो उनके कंट्रोल में था। ब्रेंडा ने क्यूरियोसिटी में एंड्रेस से कह दिया कि डोना और जेमी को ले आओ। एंड्रेस ने ये किया। डोना और जेमी की चीखें सुन के एली डर गई। वो सर्कल से बाहर भाग गई उन्हें देखने। और फिर जो उसके साथ हुआ वो तो हमने स्टोरी की शुरुआत में देखा ही था। असल में ब्रेंडा ही उस रूम में थी जब एली मरी थी। ब्रेंडा ने सब कुछ कन्फेस किया। तब उसने बताया कि उसी पल से एंड्रेस ने उसके दिमाग में आवाज डालनी शुरू कर दी थी। डीमन ने उसे इसलिए जिंदा रखा ताकि वो घर के बाहर जा सके और एक सुटेबल बॉडी ढूंढ सके जिसके अंदर घुसकर वो डीमन परमानेंटली एस्केप कर सके। सालों तक एंड्रेस ने ब्रेंडा के दिमाग में विस्पर करता रहा और वो परफेक्ट बॉडी का इंतजार करती रही। एक ऐसा समय जब स्पेसिफिक कंडीशन हो जैसे वार्म मून वाली रात। इस साल सब कुछ परफेक्ट था। ब्रेंडा का टारगेट जोश था, लेकिन गलती से फ्रैंक पोजेस हो गया। ब्रेंडा ने घर के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव सर्कल बनाया था। जैसे ही फ्रैंक उस सर्कल के बाहर जाएगा पोजीशन परमानेंट हो जाएगा। एंड्रेस का प्लान था इंसानों की पूरी रेस को खत्म कर देना और ब्रेंडा जिंदा रहेगी क्योंकि उसका स्पेशल बॉन्ड था एंड्रेस के साथ और उसे ब्लैक मैजिक भी पसंद था। ये सब सुनकर रोहन और जोश शॉक में आ जाते हैं कि उन्हें पूरे प्लान में ट्रैप किया गया, लेकिन जब तक वो दोनों कुछ कर पाते ब्रेंडा वहाँ से भाग जाती है। जोश डिसाइड करता है कि फ्रैंक को रोकने का एक ही तरीका है, उसे सर्कल के अंदर ही मारना पड़ेगा। तब तक हाउस में एक और ट्विस्ट आ जाता है। पूरा स्नो मैजिक से गायब हो चुका होता है और ब्रेंडा एक चैंट कर रही होती है फ्रैंक को सर्कल के बाहर बुलाने के लिए। सर्कल में आग लग जाती है। जैसे ही फ्रैंक उसमें एंटर करेगा वो एंड्रेस का परमानेंट वेसल बन जाएगा। रोहन और जोश भागकर वापस घर आते हैं फ्रैंक को बचाने के लिए, लेकिन लेट हो जाते हैं। फ्रैंक सर्कल के बाहर चला जाता है। जोश शेरोन को खींचकर सर्कल के बाहर ले जाता है और रोहन गन और डिमोनोलॉजी बुक लेकर आता है। तभी उसे फिर वो ज़ॉम्बी लेडी दिखाई देती है जो और कोई नहीं डोना थी। वो हेल्प करने की कोशिश करती है लेकिन कुछ काम नहीं आता। अब रोहन जोश को गन देता है और कहता है कि वो अपने आप को एंड्रेस को ऑफर करेगा फ्रैंक के बदले। एंड्रेस को ये आइडिया पसंद आता है क्योंकि रोहन यंग है और फ्रैंक ओल्ड हो चुका है। डीमन रोहन को पोजेस करना शुरू करता है। तब जोश गन उठाता है लेकिन गोली नहीं चलाता। जोश चैंटिंग शुरू करता है और डिसाइड करता है कि वो खुद को सैक्रिफाइस करेगा। तभी सारा और सब पेरेंट्स भी चैंट करना शुरू कर देते हैं। एंड्रेस कंफ्यूज हो जाता है। वो सर्कल के अंदर फंस जाता है और धीरे धीरे वीक होने लगता है। फिर एकदम से एंड्रेस अपने ओरिजिनल फॉर्म में सामने आता है, एक स्कैरी वीक डीमन जैसा। तभी फ्रैंक चांस लेता है और अपने पैरों से उसका सिर कुचल देता है और उसी के साथ एंड्रेस डिस्ट्रॉय हो जाता है, या ये कह लो कि वापस जहाँ से आया था वहाँ चला जाता है। सब कुछ सेटल होने के बाद जोश रोहन को प्रपोज करता है। रोहन हाँ बोल देता है। उसी वक्त ब्रेंडा और बाकी लोग डोना, जेमी और एली के घोस्ट को देखते हैं जो ब्रेंडा को देखकर मिडिल फिंगर दिखा के डिसअपियर हो जाते हैं। और हाँ, एफ बॉम्ब डॉग अभी भी जिंदा होता है। सारा चाहती है ब्रेंडा को जेल भेजना, लेकिन ब्रेंडा फिर से एस्केप कर जाती है और इस तरह से मूवी एंड हो जाती है। ये एक्सपीरियंस भले ही हॉरर और क्रीपी था, लेकिन उसने पूरी फैमिली को एक साथ ले आया। अगर आपको लाइट हॉरर कॉमेडी देखनी है जिसमें थोड़ा फन, थोड़ा सिली जोक्स और थोड़ा क्रीपी ड्रामा हो, तो ये मूवी एक ट्राई वर्थ है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। सो गाइस, अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।